स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में यूनिट फर्स्ट कंप्लीट की थी। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड आपके मार्क्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा वेटेज की 40 मार्क्स के इंडियन इकोनॉमी है, उसमें से 22 मार्क्स के आपके यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का नाम है करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। हमने यहाँ इसमें देखा फर्स्ट यूनिट में कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कितने सारे एफर्ट्स लगाए, लेकिन ये नहीं है कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आ गया है या हमारी सारी जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन हो गया, ऐसा नहीं है। अभी हमारे सामने बहुत सारे मेजर्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन हमें करना है, और ये मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कुछ रिसेंटली क्रिएट हुई हैं और कुछ ऐसी हैं जो बहुत टाइम पहले से चल रही है, लगातार जो चली जा रही है आपके पास। तो इसमें हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं। जैसे पॉवर्टी है, अब इस पॉवर्टी वाले चैप्टर में आपके पास लगातार आप देखिए पॉवर्टी वाला जो चैप्टर है, हम शुरू से फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हम यही प्लानिंग कर रहे हैं पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करेंगे, लेकिन पॉवर्टी आपकी रिड्यूस नहीं हुई है। उसके बाद फिर अगर आप देखें पॉवर्टी के बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम देखेंगे एजुकेशन वगैरह को लेके इतने सालों के बाद भी हमारा लिटरेसी रेट जो है बहुत ऊपर तक नहीं हो पाया है। उसके बाद अगर आप इसके बाद देखें इसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इस चैप्टर में करंट चैलेंज में हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेंगे यूनिट में। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास सड़कें, बांध, पुल, रेलवे, एयरलाइन सब कुछ है, वो भी हमारा प्रॉपर नहीं है, वो हम सब देखेंगे कितना डेवलपमेंट किया है कितना नहीं डेवलपमेंट किया। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स अब भी हमारे सामने हैं वो इस वाली यूनिट में हमने देखनी है। इस वाली यूनिट में हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं जो 1 बाय 1 हम करेंगे। तो आज मैं फर्स्ट चैप्टर जो है वो पॉवर्टी शुरू करवा रही हूँ। पॉवर्टी में हमने जो आज वाली क्लास में करना है कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। ये वाली यूनिट आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके पास CBSE ने आपका कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस डिलीट किया है, जो थोड़ा सिलेबस आपका डिलीट हुआ है वो इसी यूनिट में से, इस यूनिट के कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से सिलेबस डिलीट किया गया है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि आपने लगातार, हालांकि मैंने आपको व्हाट्सएप पे शुरू में ग्रुप में भेजा भी हुआ है वो वाला मैसेज कि कौन सा सिलेबस डिलीट हुआ है और नहीं, तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। तो वो जो सिलेबस कम किया है वो सिलेबस इसी वाली यूनिट से सिलेबस कम हुआ है। तो ये जो इस वाले वीडियो में जो हम करेंगे, हम जो कर रहे हैं पॉवर्टी मीनिंग। पॉवर्टी से वर्ड पुअर है, जो पुअर पर्सन है वो पॉवर्टी में जी रहे हैं। पॉवर्टी एक सिचुएशन है और जिस सिचुएशंस को जो पर्सन फेस कर रहे हैं उनको हम पुअर बोलते हैं। इंडियन रेफरेंस में हम पॉवर्टी को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि जो हम प्लानिंग बना रहे हैं, प्लानिंग में अलग अलग तरीके से जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से प्लानिंग अलग अलग की जाती है, वो हम देखेंगे। उसके बाद लिविंग कंडीशन ऑफ पुअर, या आप कह सकते हो फीचर्स ऑफ पुअर कि एक कॉमन फीचर्स क्या हैं पुअर के बीच, ये सारा हमने आज वाली क्लास में। सबसे पहले हम कर रहे हैं कि पॉवर्टी सिचुएशन क्या है, पॉवर्टी का मतलब है क्या। जब हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तो वो है क्या चीज़, यहाँ इसका मतलब क्या है कि वो सिचुएशन जिसमें जो मिनिमम नीड है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती, उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी। इट रेफर्स टू द स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। और बेसिक नेसेसिटी में हम क्या ले रहे हैं, फूड, एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथिंग, हाउसिंग, ये सब चीजें हम ले रहे हैं बेसिक। तो एक पर्सन अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है तो वो जो पर्सन है उसको हम कहते हैं पुअर। दोनों पॉवर्टी और पुअर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स ही हैं, पुअर पर्सन और पॉवर्टी स्टेट। 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम ले रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। इंडिया में जब हम पॉवर्टी को डिफाइन कर रहे हैं तो हम या एक जनरल डेफिनेशन हम ले रहे हैं, तो उसमें हम कौन कौन सी डेफिनेशन लेते हैं, ये जो हम लेंगे ये आपके पास एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फर्स्ट हम ले रहे हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ये वर्ड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव काफ़ी जगह हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी हम इनको यूज़ कर रहे हैं। एब्सोल्यूट वर्ड
जब आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हो। जैसे एक जनरल सेंस में अगर हम देखें, आप अपने मार्क्स बता रहे हो, वो है एब्सोल्यूट मार्क्स। लेकिन अगर आप किसी के साथ कंपेयर करके अपने मार्क्स बता रहे हो, मेरे फ्रेंड को इतने मार्क्स मिले, मुझे इतने मिले, या आपके पेरेंट्स कंपेयर करके कहते हैं कि तुम्हारे भाई बहन को इतने नंबर मिले थे, आपको इतने नंबर मिले, रिलेटिव कंसेप्ट। तो अगर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यहाँ एब्सोल्यूट और रिलेटिव की जब बात कर रहे हैं, तो अगर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं एक पर्सन की जिसको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाता, वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और जब हम कंपेयर कर रहे हैं पॉवर्टी को किसी के साथ, तो वो सिचुएशन हमारी कहलाती है रिलेटिव पॉवर्टी। तो अगर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को डिफाइन करें, the term absolute poverty is used to refer the poverty condition where an individual is not in position to acquire even the most basic necessity of life to sustain the life। जो हमने पॉवर्टी की डेफिनेशन दी थी, वही हमारी क्या हो गई, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कि इसमें हम उन कंडीशंस की बात करते हैं कि एक पर्सन जब अपने जीवन की जो बेसिक नेसेसिटी है, अपने जीविका को लेने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो हमारे पास कहलाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन जब हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं, तो रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरेटिव। जैसे हम कहते हैं ए पर्सन है, उसकी इनकम 1000 है, बी पर्सन है, उसकी इनकम 2000 है, तो ए पर्सन बी पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा पुअर है। तो जब हम लिविंग स्टैंडर्ड को दो पर्सन्स या दो कंट्रीज या दो स्टेट, दो डिस्ट्रिक्ट, दो एरिया, इनको कंपेयर करते हैं, तो वो कंसेप्ट हमारा कहलाता है रिलेटिव पॉवर्टी। दोनों सेंस में हम इनको मेजर किया जाता है, एब्सोल्यूट में भी और रिलेटिव में भी। तो रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पर्सन इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन्स, नेशंस। दो लोगों के आपस में कंपेयर कर रहे हैं, दो एरियाज के आपस में कंपेयर कर रहे हैं, दो कंट्रीज के आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है रिलेटिव। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि अपने एक पर्सन की बात कर रहे हैं, उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास पॉवर्टी की दूसरी टाइप आती है, अगर हम एरियाज वाइज बांटें, रूरल एंड अर्बन। रूरल और अर्बन, जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो गरीब हैं, तो उसको रूरल पॉवर्टी का नाम दिया जाता है। और जब हम शहरों में रहने वाले लोगों की पॉवर्टी की बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अर्बन पुअर। फिगर्स हम करेंगे, यहाँ बस एक डेफिनेशन देख लीजिए, रूरल और अर्बन। यहाँ हमारे पास अर्बन एरियाज की कंपैरिजन में रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज़्यादा है। इंडिया की 80% जो पुअर्स हैं वो रूरल एरियाज में लिव करते हैं, 80% पुअर्स। तो ये डेफिनेशन हमारी सेकंड बनी, रूरल एंड अर्बन। थर्ड हमारे पास आता है क्रॉनिक एंड ट्रांजिडेंट पॉवर्टी। क्रॉनिक दोनों की डेफिनेशन आ सकती है हमारे पास, जो है क्रॉनिक एंड ट्रांजिडेंट पॉवर्टी। क्रॉनिक पॉवर्टी क्या होती है, जो पर्सन हमेशा गरीब रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले अमीर थे फिर गरीब हो गए, या कभी अमीर हो जाते हैं कभी वो गरीब रहते हैं। वो हमारा जो है वो हमारा ट्रांजिएंट पॉवर्टी कहलाता है। लेकिन जो क्रोनिक पॉवर्टी है, क्रोनिक पॉवर्टी रेफर्स टू द पर्सन्स हु आर आइदर पुअर और यूजली पुअर। मतलब जनरली जो हैं, जो हमेशा गरीब ही रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक पॉवर्टी। दूसरी हमारे पास होती है ट्रांजिएंट, TRANSIENT। ये सिचुएशन होता है जो गरीबी से ऊपर नीचे आते रहते हैं, कभी गरीब हो गए कभी गरीब नहीं है। जैसे आप देखिए
इस समय बहुत सारे जो पर्सन्स हैं वो ट्रांजिएंट्स पॉवर्टी की कैटेगरी में। लॉकडाउन या कोरोना से पहले उनके पास काम था तो थोड़ा बहुत कमा लेते थे। जैसे आप ये देखिए, वरना जो ये कूड़ा चुनने वाले हैं, जो कूड़ा सड़कों से उठाते हैं उसको बेच देते हैं, उनके पास मिनिमम नीड के लिए थोड़ा बहुत तो पैसा आ ही रहा था। या ये जो रिक्शे चलाने वाले लोग हैं, ये सब क्या है, अपनी जो लिविंग है वो कमा रहे थे। अमीर तो नहीं थे लेकिन एटलीस्ट उनकी बेसिक नीड कंप्लीट हो रही थी, तो पुअर नहीं थे। लेकिन अब देखिए काम धंधे छूट गए हैं तो पुअर की श्रेणी में आ। तो कितने लोगों के इस टाइम काम छूटे हुए हैं, तो वो आप पुअर हैं। तो इनको हम जो है वो ट्रांजिएंट पॉवर्टी कहते हैं, जो रेगुलरली मूव करते रहते हैं। कभी पॉवर्टी वाली सिचुएशन में आ गए, कभी नहीं आ गए। तो इन सिचुएशंस को हम छोड़ दें तो वैसे भी नॉर्मल सिचुएशन में देखिए, गांव में जो लैंडलेस लेबर्स हैं या सीजनल वर्कर्स हैं, सीजनल वर्कर्स को कुछ महीने के लिए काम मिल जाता है। जब उनकी बेसिक नीड कंप्लीट हो जाती है, जैसे उनका काम खत्म हुआ वो फिर गरीब रह जाता है। या बहुत सारे इलाके से हैं जिनमें रेगुलर फ्लड वगैरह आती रहती है। जब फ्लड नहीं है तो थोड़ा बहुत अनाज बो लिया, उससे उनकी जीविका चल गई। लेकिन जैसे बाढ़ आई, 3-4 महीने फिर खराब हो गए, उनकी खेती खराब हो गई, वो फिर पॉवर्टी की लाइन में चले। तो ये दोनों सिचुएशंस हैं। इंडियन गवर्नमेंट जब प्लानिंग करती है तो दोनों के लिए अलग अलग की जाती है। क्रॉनिक के लिए अलग, जो हमेशा ही गरीब रहते हैं, कोई काम है ही नहीं, वहाँ रोजगार की कोई संभावना ही नहीं है। अब ट्रांजिएंट जो पुअर में आप दूसरी कैटेगरी भी ले सकते हो। जैसे कुछ लोग हैं जो मनरेगा योजना के अंतर्गत उनको काम मिल जाता है, एक बार काम मिल गया तो वो पुअर नहीं है, फिर काम नहीं मिला तो फिर पुअर हो गए। तो ये हमारे पास हो गया पॉवर्टी की डेफिनेशन। इसमें आपके पास एब्सोल्यूट, रिलेटिव, अर्बन, रूरल और उसके बाद फिर आपके पास हमने किया क्रॉनिक एंड ट्रांजिएंट पॉवर्टी। इन सब की डेफिनेशन आप याद करें। उसके बाद आगे हम करेंगे लिविंग कंडीशन ऑफ पुअर। ये इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है, फीचर्स ऑफ पुअर, फीचर्स ऑफ पॉवर्टी, या हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी कि किस बेस में हम कहते हैं कि पॉवर्टी है। ये सारा जो हमारे पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पर्सन्स, ये सारे क्वेश्चंस एक ही हैं, आंसर्स एक ही है। इनके क्वेश्चंस अलग अलग पूछ लेते हैं, चाहे पुअर पर्सन्स के फीचर्स पूछें या उनकी लिविंग कंडीशन पूछी जाए या आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए, सबका मतलब एक ही है। किसी तरह की भी हो, चाहे रूरल है, चाहे अर्बन है, चाहे एब्सोल्यूट है, चाहे रिलेटिव है, मतलब पॉवर्टी में फीचर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्स्ट है हंगर, स्टार्वेशन एंड मालन्यूट्रिशन। जो गरीब है भूखा होगा, भूखमरी से मौतें भी बहुत ज़्यादा होंगी, स्टार्वेशन। और मालन्यूट्रिशन, अगर मान लो उनको खाना मिल भी रहा है तो वो खाना ऐसा होगा जिसमें न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है, पौष्टिकता कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनको ये नहीं है कि हमें इतनी कैलोरीज लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, जो मिल जाए वो खा लेते हैं। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये चीज़ें को मिलती नहीं है। जो थोड़ा बहुत खाना मिलता है वो बेसिक खाना होता है, जिसमें इस तरह के कोई भी जो पौष्टिक चीज़ें हैं, जो कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं वो उनको नहीं मिलती। तो ये जो हैं इनकी एक बेसिक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आपकी हर एक तरह की पॉवर्टी के साथ जुड़ी हुई है कि इनको हंगर का सामना करना ही पड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सब वेलबींग हैं तो हमें इन सिचुएशंस को नहीं लगता, लेकिन न्यूज़पेपर में कई बार हम जब इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं कि उस वाले गाँव में वो व्यक्ति 5 दिन से भूखा था और भूख से उसकी मौत हो। तो ये पॉवर्टी हमारी बहुत एक्सट्रीम वाली सिचुएशंस हैं कि जहाँ मौत हो जाती है भूखमरी से, लेकिन भूखे रहना एक नॉर्मल चीज़ है। इनको तीनों टाइप का खाना नहीं मिलता, डेली का खाना नहीं मिलता है, हो सकता है 2 दिन में एक बार खाना मिले, तो ये इनका एक कॉमन फीचर है। सेकेंड, पुअर हेल्थ। अब जब न्यूट्रिशियस खाना ही नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी एलिमेंट की कमी होगी। किसी एलिमेंट की कमी होगी तो फिजिकली वीक होंगे, क्योंकि जब हेल्थ पूरी है, विटामिन वगैरह की कमी है तो फिजिकली वीक रहेंगे। या हो सकता है डिसेबिलिटी हो, डिसेबिलिटी होने से कोई ना कोई सीरियस जो बीमारी है वो रहेगी। इससे जो है बच्चों की जो मौत है वो भी बहुत ज़्यादा होगी।
क्योंकि अगर मान लीजिएगा प्रेगनेंसी में आपको अच्छे से नहीं मिलता है कुछ, तो बच्चा कमज़ोर होगा, वीक रहेगा, तो उसको फिर और ज़्यादा बीमारियाँ आएंगी, और ज़्यादा बीमारियाँ रहेंगी तो और ज़्यादा वीक रहेगी। तो इनकी जो हेल्थ है, इनको हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो जनरली फेस करनी पड़ती है। उसके बाद लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर, जनरली इनके पास ये डोमेस्टिक फ्यूल का प्रयोग करते हैं, चूल्हे पे खाना बनाना, इस तरह की सिचुएशंस इनको फेस करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी की इनके पास नहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है, जब खाना खाने के लिए पैसा नहीं है तो बिजली का बिल भरने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो इनके पास लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। जनरल जो इनके पास है, जो जनरल फीचर्स में जेंडर इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ इनके पास पैसे की कमी है तो खाने की कमी है, तो यहाँ जो जेंडर वाइज है मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। थोड़ा बहुत जो कुछ प्रोवाइड होता है वो मेल मेंबर्स को मिल जाता है, फीमेल मेंबर्स को कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ मेल और फीमेल मेंबर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज पाई जाती है। अगर मान लो थोड़ा बहुत पैसा है, पढ़ाई पे खर्च करना है, तो वो बॉयज़ के पैसे पढ़ाई के ऊपर खर्च किया जाएगा, गर्ल्स एजुकेशन की तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसके बाद बिगर फैमिलीज, जनरली मैंने एक बार हमने पहले भी किसी टॉपिक में डिस्कस किया था कि इंडिया में दो ट्रेंड कितने हो रहे हैं। एक है वो स्टेट जहां पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, और एक वो स्टेट जहां पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगी है। अब इंडिया में जिन स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार, वहाँ जनरली जो है पॉवर्टी रेट भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग गरीब हैं तो वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। इंडिया में ये साफ ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जिन स्टेट्स में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है उन स्टेट में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है, और जिन स्टेट में पर कैपिटा इनकम आपकी कम है वहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इनकी बिग फैमिलीज का रीज़न क्या होता है कि ये अभी भी अपने जो फैमिलीज हैं, अपने बच्चे हैं, उनको ये एसेट्स मानते चलते हैं कि बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो कहीं ना कहीं से कमाई करके उनको देना शुरू कर देंगे। अब कमाई करके देंगे तो कमाई करके देने के साथ इनके लिए वो एसेट्स क्रिएट है। तो ये जो है लार्ज फैमिलीज को फोकस करते हैं, लार्ज फैमिलीज जिसमें ज़्यादा बच्चे हों, ज़्यादा बच्चे हैं तो ये ज़्यादा कमाएंगे। उसके बाद इनका अगला कॉमन फीचर कि इनके पास लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, की जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है वो इनके पास बहुत कम रहती है। सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, पैसा नहीं है तो कोई स्किल भी नहीं सीख पाते, लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। अब जब स्किल भी नहीं है, लिटरेसी रेट भी नहीं है, तो आप ये देखिए इनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने से फिर क्या होगा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर क्या रहेंगे ये फिर गरीब रह जाए। अगला फीचर लैक ऑफ हाउसेस, इनके पास जनरली हाउसेस वगैरह नहीं होते, अगर हाउस होते हैं तो ये कच्चे घरों में रहते हैं जो मड वगैरह का बना होता है, या शहरों में आप देखिए जो स्लम्स हैं, स्लम्स में लोग रहते हैं, इनके पास अपने कोई पक्के घर नहीं होते, कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब वही जो अभी बताया था, कोई स्किल डेवलपमेंट ऐसी कोई चीज़ इनके पास नहीं होती है। तो ये इनके जो कॉमन फीचर्स हैं ये आपको हर एक स्टेट, हर एक इकोनॉमी सब में आपके पास ये सेम मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में हम पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं। इंडिया में जो पॉवर्टी को मेजर करने का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से है वो हम लेंगे। ये टॉपिक आपका 4 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी तक हमने टॉपिक किया था ये सारा हमारा बेसिक था। बेसिक में आपके पास सिर्फ इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन जो अब हम ये टॉपिक कर रहे हैं ये टॉपिक आपका 4 मार्क्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक इकोनॉमी में पॉवर्टी को मेजर करने का अलग अलग मेजरमेंट है।
हम इंडियन रेफरेंस में देखें तो इंडियन रेफरेंस में इंडिया ने पॉवर्टी को मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट लिया है वो है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट क्या है कि जो पर्सन पॉवर्टी लाइन से ऊपर है ये है नॉट पुअर, इनको हम कहेंगे कि ये गरीब नहीं है। और जो पर्सन इस पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गया है उसको हम कहेंगे पुअर। तो इंडिया में कोई भी प्लानिंग शुरू करने के लिए जब हम पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं तो पॉवर्टी को मेजरमेंट करने का एक जो क्राइटेरिया हमने लिया हुआ है वो क्राइटेरिया हमारा है पॉवर्टी लाइन। इस पॉवर्टी लाइन को एक मेजरमेंट ट्रिक के रूप में आप ले सकते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है वो इंडिया में गरीब है और जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है उसको इंडिया में गरीब में शामिल हम नहीं करते। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है इसका डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं? इसका डिटर्मिनेशन इंडिया में 2 रेफरेंस में किया जाता है, 2 तरीके से हम लेते हैं। क्योंकि पॉवर्टी का सीधा संबंध सबसे पहले खाने से है, आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, इससे है। तो एक जो मेजरमेंट हमने लिया वो लिया कैलोरीज में। एक मेजरमेंट पॉवर्टी लाइन को मेजर करने का जो लिया वो कैलोरीज में। लेकिन कैलोरीज बहुत डिफर करती है, तो कैलोरीज के बाद हमने पर डे कंजम्पशन, दूसरा जो हमने पॉवर्टी लाइन को मेजरमेंट का तरीका लिया वो लिया है पर डे कंजम्पशन। पर डे कंजम्पशन का मतलब एक पर्सन डेली कितना अर्न कर रहा है, कितना कंज्यूम करना है, उस वाले बेस पर हमने इसको लिया। तो इसको हम डिटेल में करेंगे कि जो पॉवर्टी लाइन में दोनों मेजरमेंट हैं उसमें कितना कितना आपके पास फिगर्स आपकी ली हुई है। ये अच्छे से याद कर लेना क्योंकि एमसीक्यू के लिए आपके पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम सबसे पहले कैलोरीज की सेंस में लें पॉवर्टी लाइन को, जो इंडिया में सबसे पहले लिया था कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से हम ले रहे हैं कि एक पर्सन कितनी कैलोरीज ले रहा है। तो इसमें हमने अर्बन और रूरल एरियाज में अलग अलग लिया है। अर्बन और रूरल एरिया में हमने अलग अलग क्यों लिया है? क्योंकि अर्बन एरियाज में क्योंकि फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, तो फिजिकल वर्क ज़्यादा होने की वजह से वहाँ कैलोरीज हम कम कंजम्पशन करते हैं। जबकि अगर आप रूरल एरिया में देखेंगे तो वहाँ फिजिकल वर्क आपके पास ज़्यादा होता है, तो हमने उनको वहाँ ज़्यादा जो कैलोरीज है वो हमने इसमें ली है। तो इसमें जो लिया हुआ है, जो कैलोरीज की जो सेंस में लिया हुआ है वो है हमारे पास कि जो पर्सन डेली 2400 कैलोरीज कंज्यूम करता है रूरल एरियाज में, उसको हम पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले लेते हैं। और जो पर्सन 2400 कैलोरीज से पर डे कम लेता है उसको हम ले लेते हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे, या मतलब वो पर्सन कह सकते हैं वो पर्सन पुअर है। उसके बाद हमारे पास जो है ये 2400 है रूरल एरिया में और 2100 कैलोरीज है अर्बन एरियाज में। फिगर नोट कर लीजिए, 2400 कैलोरीज रूरल एरिया में पर पर्सन पर डे और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। जो इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है और जो इससे कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। उसके बाद हमारे पास ये जो सर्वे है, ये सर्वे करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। 11th में आप करके चले थे, सैम्पलिंग मेथड जब हमने किया था। ये सारे जो सर्वे किए जाते हैं कैलोरीज वगैरह के, ये सारे सर्वे NSSO करता है और NSSO सारे प्लानिंग कमीशन को देता है। प्लानिंग कमीशन जो है इस तरह का एस्टिमेशन रिलीज करता है। प्लानिंग कमीशन की जगह भी हम कर चुके हैं नीति आयोग है, पहले प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन इस तरह के जितने भी एस्टिमेट है वो लेता है। अब कैलोरीज के बाद पर डे कंजम्पशन रुपीस के हिसाब से हमने लिया है। ये जो ज़्यादा आपके पास मेजरमेंट यूज किया जाता है रुपीस के हिसाब से कि रूरल, अब इसमें भी रूरल और अर्बन एरियाज का अलग है क्योंकि पैसे के हिसाब से रूरल एरिया में आपको चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं तो वहाँ आपका जो कंजम्पशन कॉस्ट है वो कम पड़ती है। लेकिन जो आपके अर्बन एरियाज हैं वहाँ थोड़ी महंगाई ज़्यादा होती है तो वहाँ आपकी जो कंजम्पशन कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ती है।
तो इसमें रूरल एरियाज में हमने पर मंथ के हिसाब से लिया है 816 रुपीज पर मंथ। जो पर्सन कमा रहा है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। और हमने ये जो अर्बन एरियाज में लिया है ये है 1000 पर मंथ। शहरों में जो पर्सन 1000 रुपये पर मंथ या आप इसको 33.3 पर डे, सिर्फ इतना अगर डेली वो कमा रहा है और खर्च कर रहा है तो उसको पॉवर्टी लाइन से ऊपर हम ले लेते हैं। और फिर भी देखिए कितना थोड़ा सा 1000 रुपये महीना। अब हमें ये लगता है कि 1000 रुपये महीना तो क्या सबने कमा सकते? अगर आप देखें तो सिर्फ क्या हुआ 33.3 रुपीज, 35 से भी कम। तो हमें लगता है कोई इतना भी नहीं कमा पाता होगा, जनरली बच्चों के दिमाग में रहता है, लेकिन ऐसा है। हम मेट्रो सिटी में हैं इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, हमारे लिए इस पैसे की वैल्यू बहुत कम है। लेकिन अगर आप बहुत इंटीरियर एरियाज में जाएंगे और खासकर जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनके बहुत इंटीरियर एरियाज में जाएंगे तो वहाँ इतना पैसा कमाना भी बहुत मुश्किल है। आगे जब हम इसके फिगर्स देखेंगे तो फिगर्स में आप देखना कि इतना पैसा भी कितने लोग जो हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इतना कंजम्पशन भी नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास इंडिया में इतना पैसा भी नहीं है। तो ये पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट कैसे है, दोनों के हिसाब से आपको फिगर्स याद करने हैं। और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है उसको कैसे फिक्स करते हैं, कौन करता है। तो ये जो NSS जो है ये सारे डेटास इकट्ठे करता है। तो ये हमारे पास हो गया जो पॉवर्टी के जो डेटास हैं। अब पॉवर्टी के डेटास में पॉवर्टी लाइन जो हमारे पास आ गया कि पॉवर्टी लाइन एक मेजरमेंट आ गया वैलिडिटी को मापने के लिए, जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर वो हम। अब पॉवर्टी लाइन से जब हम पर्सन्स की काउंट करते हैं तो इसमें हमारे पास काउंट करने के 2 मेथड्स हैं। एक होता है हेड काउंट और एक होता है हेड काउंट रेशियो। जब हम हेड काउंट की बात करते हैं तो इसमें हम पर्सन जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने लोग रहते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 25 करोड़, 26 करोड़, तो ये कहलाता है हेड काउंट। लेकिन जब हम लिखते हैं कि पॉवर्टी लाइन से नीचे टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज रहता है, वो होता है हेड काउंट रेशियो, HCR। दोनों की डेफिनेशन से देख लो। जब हेड काउंट की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं इंडिया में गरीबी रेखा से नीचे हमारे 32 करोड़ लोग रहते हैं, वो है हमारा हेड काउंट। और जब हम ये कहते हैं कि पॉवर्टी लाइन से नीचे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 26% लोग रहते हैं, वो कहलाता है हेड काउंट रेशियो। दोनों मेथड्स अलग अलग हैं। हेड काउंट रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में HCR कहा जाता है। तो जनरली जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन ने, क्योंकि मैं बार बार प्लानिंग कमीशन की बात क्यों कर रही हूँ, नीति आयोग की बात क्यों नहीं कर रही हूँ, कि आपको पता है हमारे जो पॉपुलेशन का काउंट होता है, सेंसस जो होता है वो आफ्टर 10 ईयर्स होता है। तो आफ्टर 10 ईयर्स होने में जो लास्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ था वो हमारा 2011 में हुआ। उसके बाद अब 2011 के बाद 10 सालों के बाद 2021 में दोबारा पॉपुलेशन का काउंट होगा। तो 2011 में जो पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी उसके जो रिजल्ट्स है, उसका जो एनालिसिस है 2013 तक आया है। तो हमारे पास जो फिगर्स हैं, जितने भी जो हमारे पास डेटा है, इसमें 2013 के ही मिलेंगे, आपको इससे आगे की फिगर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे आगे की फिगर्स की अभी काउंटिंग ही नहीं हुई। नेक्स्ट पॉपुलेशन काउंटिंग 2021 में होगी और उसके फिर 2-3 साल लग जाएंगे। तो अभी जो फिगर्स आपको पॉपुलेशन के पॉवर्टी की जो भी फिगर्स आपने करने हैं वो 2013 के ही हमारे पास आएंगे। तो 2013 तक जो काम करता था वो हमारा सारा प्लानिंग कमीशन कर रहा है। 2013 के बाद में नीति आयोग आया है, तो अगला जो एनालिसिस है वो नीति आयोग करेगा। लेकिन अभी तक जो एनालिसिस किया पॉपुलेशन का, जो काउंटिंग हुई है, वो सारी काउंटिंग प्लानिंग कमीशन ने की है। तो इसलिए हम बार बार मैं यहाँ प्लानिंग कमीशन की बात कर रही हूँ। तो जो प्लानिंग कमीशन है
प्लानिंग कमीशन ने जो डाटाज दिए हैं वो सारे डाटा जो हैं 2011-12 की जो सेंसस हुआ था उसके बेस पे किए हैं। और जो जनरली हम लेते हैं वो हेड काउंट रेशो लेते हैं, SCR लेते हैं। हम जो लेंगे जनरली हमारे पास SCR की बेस पे होता है, परसेंटेज हम लेते हैं, चाहे वो अलग अलग एरियाज का हो या अलग अलग स्टेट का हो, या आपके पास अगर हम प्रीवियस और आफ्टर करें, अगर 1951 का और 2011 का करें, तो जहाँ हमारे पास सारा जो मेजरमेंट है वो हमारे पास SCR का ही लिया जाता है। तो इसके जो फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फिगर्स को आप अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में इनके सारे फिगर्स करेंगे और डाटा से इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डाटा बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास इसमें आ सकते हैं।